युवराज की जय हो। महाराज, वो चाणक्य। क्या हुआ? क्या वो कुरूप चाणक्य पकड़ा गया? महाराज, अभी चाणक्य तो नहीं पकड़ा गया है, परंतु मद उत्सव के जश्न में कल संध्या काल मैं और मगध राजमहल के कुछ प्रमुख सैनिक घूमने निकले। सोचा पहले हाट में विचरण करेंगे, फिर गंगा तट की तरफ निकल जाएंगे। हम हाट की तरफ गए। वहां संध्या काल में प्रातः काल से अधिक हलचल थी। सैनिकों का सरदार अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि बीच में युवराज पपता ने उत्सुकता से उसे टोकते हुए कहा, सरदार, मगध राज्य में मद उत्सव चल रहा है। यहाँ की राज सुरक्षा के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और तुम प्रमुख सैनिकों के साथ विचरण क्रिया में अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। युवराज पबता, अल्प ज्ञानता में मनुष्य की जीवा अति उत्साह में कुछ भी कहने लगती है। मगध महाराज ने ही सरदार और प्रमुख सैनिकों को मदोत्सव का आनंद उठाने का आदेश दिया है। युवराज पबता और अमात्य राक्षस के बीच की बात सुनकर महाराज धनानंद को गुस्सा आ गया। उसने तेज आवाज में दोनों को टोकते हुए कहा, पपिता, तुम स्वघोषित युवराज बनकर विचार कर रहे हो, परंतु तुम एक अल्प बुद्धि बालक से अधिक कुछ भी नहीं हो। तुम्हें इतना ज्ञान भी नहीं है कि जब सरदार कोई प्रमुख सूचना महाराज से बता रहा है तो उसकी बात को मध्य में टोकते हुए उस पर विघ्न नहीं डाला जाता है, अन्यथा ऐसी भूल हुई तो मेरी शाही तलवार की नोक तुम्हारी कोमल गर्दन के अंदर मिलेगी और तुम मृत्युशैया पर विचरण कर रहे होंगे। सरदार, अपनी सूचना को पूर्ण करो। महाराज, संध्या का समय हाट में भ्रमण और सुंदरियों का था। उस समय मगध के सैनिक भी अपने अपने अश्वों पर सज धज कर हाट में विचरण कर रहे थे। मगध राज्य के गौरव और वैभव का प्रदर्शन हो रहा था। सैनिक अति उत्साह में महाराज की जय हो चिल्ला रहे थे। मगध महाराज की दया दृष्टि से सभी प्रजावासियों को मद उत्सव का आनंद प्राप्त हो रहा है। मगध महाराज जय हो, जय हो, जय हो। महाराज धनानंद की जय तो होनी ही चाहिए। आगे बताओ। महाराज, मगध दरबार के वैभव का प्रदर्शन करते हुए मगध राज्य के रथ तेज स्वर में शाही ध्वनि के साथ हाट के मध्य भाग से गुजर रहे थे। सभी प्रजावासी शाही रथ के लिए मार्ग से पीछे हट गए। तभी मेरी दृष्टि सिकुड़ कर चल रहे मनुष्य के ऊपर पड़ी, जिसने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक कर रखा हुआ था। वो रहस्यमयी पुरुष निरंतर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शाही रथ को घूर रहा था। उसकी रहस्यमयी आंखें रथ के पहियों की तरफ थी। मुझे उसके ऊपर शंका हुई, कहीं ये रहस्यमयी आंखें उस ब्राह्मण कुमार चाणक्य की तो नहीं है। मुझे इसका पीछा करना होगा। क्या तुमने उसका पीछा किया? अति शीघ्र आगे की सूचना दो। जी महाराज, हाट से ही मैंने उस रहस्यमयी पुरुष का पीछा करना शुरू कर दिया। उसको प्रतीत हो चुका था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मेरे साथ मगध के प्रमुख सैनिक भी थे। जैसे ही हम पिपली वन की तरफ जाने वाले मार्ग में पहुंचे, मैंने अपनी चहलकदमी तेज कर दी और चिल्लाते हुए उसे आवाज दी, रुको, ओह, अभी इसी क्षण रुको। महाराज, उस रहस्यमयी पुरुष के रुकने के साथ ही मैंने पीछे से उसकी गर्दन में तलवार की धार लगा दी और उसके चेहरे से कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटते ही उसका चेहरा हमारे सामने था। हमारे प्रमुख सैनिकों में से एक ने उसे पहचान लिया और हमें बताया, अच्छा तो तुम हो, तभी चेहरा छुपाकर हाट में विचरण कर रहे हो। सरदार, ये गुप्तचर है। अब ये यहाँ किसके दिशा निर्देश में आया है? उस राह से तो यही पर्दा उठाएगा। परंतु एक दौर में ये पूर्व अमात्य शक्तार का गुप्तचर और बाद में उनका द्वारपाल हुआ करता था। अच्छा, तो ये पूर्व अमात्य शक्तार का गुप्तचर और द्वारपाल है। ओ भाग्य हमारे कि आप
स्वयं यहाँ पधारे। मगध के प्रमुख सैनिकों के सामने तुम्हारा स्वागत है। अब तुम हमारे सैनिकों को उस वृद्ध अमात्य शक्तार और उस कुरूप आचार्य चाणक्य तक पहुंचाने का मार्ग बनोगे, अन्यथा इसी क्षण तुम्हारा शीश और धड़ एक दूसरे से अलग हो जाएगा और तुम मृत्यु लोक का विचरण करोगे। सैनिकों, आज्ञा सरदार। यदि इस गुप्तचर ने उस आचार्य चाणक्य के बारे में कुछ नहीं बताया तो इसी क्षण इस मिट्टी में सदा के लिए विलीन कर देना। इसके मांस के टुकड़े मगध के चील को नोच नोच कर खाएंगे। चाबुक से इसके शरीर की चमड़ी को अस्त व्यस्त कर दो। सैनिकों के सरदार के आदेश के बाद मगध के सैनिकों ने उस गुप्तचर के ऊपर हमला कर दिया। उसे बुरी तरह से मारना शुरू किया। एक एक हंटर के वार उसके शरीर में मगध के क्रूर शासन व्यवस्था की छाप छोड़ रहे थे। वो गुप्तचर दर्द की वजह से लगातार चीखें मारता था। इस राष्ट्र के लिए मैं अपने प्राण निछावर कर दूंगा, परंतु गुरु शक्तार और आचार्य चाणक्य की दिशा नहीं बताऊंगा। वृद्ध शक्तार के गुप्तचर की चीखों को दूर से कोई छुपकर सुन रहा था। आपको बता दें कि आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा में अब एक नए कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है। इनकी भूमिका भविष्य की कहानी में बहुत अहम होगी। उन चीखों को सुनने वाला कोई और नहीं, आचार्य चाणक्य का प्रमुख गुप्तचर जीव सिद्धि थे। इस क्रूरता से भरे नजारे को देखकर चाणक्य के गुप्तचर जीव सिद्धि ने अपने बेचैन और दुखी मन में सोचा, हे दीनानाथ, मैं क्या करूं? मुझे कुछ न कुछ तुरंत करना होगा, नहीं तो ये मगध के क्रूर सैनिक वृद्ध शक्तार के करता धरता उनके गुप्तचर को जान से मार देंगे। मैं निहत्था इन राक्षसों का सामना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे ये संदेश किसी भी तरह अमात्य शक्तार और आचार्य चाणक्य तक पहुंचाना होगा। मुझे यहाँ से प्रस्थान करना पड़ेगा। आचार्य चाणक्य के प्रमुख गुप्तचर जीव सिद्धि ने अपने मन में मगध के साथ कुसुमपुर का भी नाम लिया था। कहानी में आगे की तरफ बढ़ने से पहले जरूरी है कि हम एक बार धर्म ग्रंथों के पन्नों में झांक कर देख लें कि वहां कुसुमपुर और पुष्पुर का क्या इतिहास लिखा हुआ है। आपको बता दें कि त्रिकांड शेष और हेमचंद अभिधान में भी इन दोनों जगहों के बारे में बात की गई है। इन दो ग्रंथों के अलावा मुद्रा राक्षस पाटलिपुत्र के दो और नाम बताए गए हैं, एक कुसुमपुर और दूसरा पुष्पुर। उस दौर के चीनी यात्री भी इन नामों से परिचित थे। इसी के साथ दो नामों के बारे में किताब द पिलग्रिमेज ऑफ फाइन में भी बताया गया है। हितोपदेश में भी बताया गया है कि पाटलिपुत्र को कुसुमपुर और पुष्पुर के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही ये गंगा के संगम के पास था। पाटलिपुत्र कब और कैसे बसा, इसके बारे में वायु पुराण में दर्ज अजात शत्रु के पुत्र की कहानी हम आपको बता चुके हैं। पाटलिपुत्र के बारे में एक और कहानी है जिसके बारे में महान ग्रंथ कथासृत सागर में बात की गई है। इस कहानी के हिसाब से पुत्रक नामक ब्राह्मण और पाटली नामक राजकुमारी ने पाटलिपुत्र को अपने नामों के हिसाब से बसाया था, लेकिन इसके पीछे जो कथा है वो विश्वास करने योग्य नहीं है। वहीं कुसुमपुर और पुष्पुर का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। माना जाता है कि पाटलिपुत्र अथवा कुसुमपुर या पुष्पुर ईसाई युग से 500 साल पहले यानी 500 बीसी में बसा था। निर्धन गुप्तचर, अपने परिवार के बारे में सोच। हम तुझे जीवन यापन के लिए जीवित छोड़ देंगे, बस शीघ्र से उस आचार्य के बारे में सब कुछ बता दे। मैंने अपने गुरु तात को वचन दिया है कि इस भूमि के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दूंगा, परंतु राष्ट्र से बेईमानी नहीं करूंगा। क्रूर सैनिकों, तुम लोगों ने सही पहचाना। मैं निर्धन हूं, परंतु राष्ट्रद्रोही नहीं हूं। स्मरण रखना और अपने क्रूर शासक धनानंद से कह देना, उसका अंत निकट है। उसको मृत्यु लोक के दर्शन करवाने वाले ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। मगध के आने वाले भावी सम्राट को अब स्वयं विधाता योग्य बना रहे हैं। धनानंद रक्तरंजित।
क्या वृद्ध शक्तार के प्रमुख द्वारपाल ने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दे दिया था, या फिर अभी बाकी है कोई बड़ा ट्विस्ट? आगे क्या होगा गुप्तचर जीव सिद्धि का योगदान? आगे क्या हुआ चाणक्य और चंद्रगुप्त के साथ? अब होने वाली धनानंद और बालक चंद्रगुप्त की मुलाकात, आगे और भी आएंगे रोचक मोड़। सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।